आज का सामाजिक सच बेतरह उलझे हुए अंतर्विरोधों को उजागर करता है, सामने लाता है। ये कई बार हताश करने वाला भी हो सकता है। ऐसे में ये साहित्य का काम है कि वो वास्तविकता के साथ ज़रूरी मुद्दों को जोड़े। आज के दौर में एक ऐसा ही ज़रूरी मुद्दा है स्त्री विमर्श का। चरित्रहीन हो गई राजनीति और कुंठा से रुग्ण हो गई सामाजिक व्यवस्था के बीच अब ये सार्थक साहित्य का दायित्व बन गया है कि स्त्री विमर्श को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये दोहराना भी ज़रूरी है कि स्त्री विमर्श सिर्फ स्त्रियों का मोर्चा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है, ये पूरे समाज का सरोकार है। आज हिंदी धरोहर में हम एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो ऐसे अंतर्विरोधों को सामने लाती है, उजागर करती है। कथाकार, समीक्षक, आलोचक व संपादक महेश दर्पण की अद्भुत कहानी बिखरी आवाज़। और उससे पहले स्वयं कथाकार महेश दर्पण का अपना वक्तव्य। हिंदी धरोहर के अधिकांश कथावाचन सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि साहित्य का एक अच्छा जानकार और एक कुशल रंगमंच का कलाकार ही कहानी की कहन को अपनी आवाज़ से द्विगुणित कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई दिनेश शाकुल में ये दोनों खूबियां हैं और वो जिस तरह से इधर कथा का वाचन कर रहे हैं उससे कहानी की कहन का एक नया समय बन रहा है। मैंने इधर जिन कहानियों को सुना उनमें ममता कालिया, चित्रा मुदगल, ओमा शर्मा, हरीश पाठक सहित अनेक कथाकारों की कहानियां हैं जिन्हें सुनकर ये लगा कि यह स्वर अभिनय कहानी को एक नई संप्रेषणीयता प्रदान कर रहा है। मेरी कहानी बिखरी आवाज़ का चयन दिनेश शाकुल ने किया, यह देखकर मुझे खुशी हुई। अब मैं इस कहानी को लेकर के खुद क्या कहूँ। सच बात तो ये है कि औरत की जून आखिर होती किस लिए है, जो जीते जी तो मरती रहे और मर भी जाए तो फिर उसे मुक्ति न मिले। इस कहानी की जो स्त्री है वो इस कदर अनुकूलित हुई जा रही है कि उसे लगता है कि यह जीवन भी क्या कोई जीवन है। नायिका छवि को यथार्थ से भी कहीं ज़्यादा सपना अपना लगने लगता है। उसे लगता है कि वह जीते जी मर रही है और मरते हुए जी रही है। इस तरह से एक भाषा यह बनती है कि स्त्री विमर्श स्त्रियों द्वारा ही नहीं पुरुषों के द्वारा भी किया जा सकता है। सच कहूँ तो यह स्त्री विमर्श का एक पुरुष पक्ष ही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि छवि शर्मा जैसी स्त्रियाँ इस देश में न जाने कितनी होंगी जो यह महसूस करती हैं कि हम अपने घरों में अपने होने के अर्थ को ही भूलते चले जा रहे हैं। अपने जीने के सारे यथार्थ को हम इस तरह से तिरोहित करते चले जाते हैं कि हम परिवार के होकर रह जाते हैं। वह परिवार जो सिर्फ जिम्मेदारियां देता है, स्त्री को उसके अतीत से काट कर, स्त्री को उसके नए रूप में ढाल कर, यह अनुकूलन की जो चाल है यह नए समय की स्त्री को कदापि स्वीकार नहीं। इसलिए बिखरी आवाज़ एक नए तरह से स्त्री के इस यथार्थ को स्वर देने का प्रयास है। इस कहानी को सुनकर आप निर्णय करें कि हम
इस समय की स्त्री से क्या अपेक्षा रखें और इस समय की स्त्री को कैसा बनाएं ताकि हम एक नए समय के नागरिक बन सकें। प्रस्तुत है महेश दर्पण की अद्भुत कहानी बिखरी आवाज। लो, तो वो वक्त आ ही गया। कितना हल्का महसूस कर रही हूं मैं, एकदम भारहीन। क्या खत्म हो जाना इसी को कहते होंगे? अब मैं बेरोक टोक आसमान तक की सैर कर सकती हूँ, बसों के ऊपर से निकलकर खुद उड़ सकती हूँ, बादलों को छू सकती हूँ, उड़ते हुए हवाई जहाज़ों के भीतर से बाहर और बाहर से भीतर तक आ जा सकती हूँ। क्या उन्मुक्तता है! इससे पहले कभी कहाँ नसीब हुई थी। अब मेरे लिए अपने देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति तक में कोई फर्क नहीं रह गया है। जब चाहे मैं इन दोनों को इनकी बेवकूफ़ियों के लिए चपतिया सकती हूँ। तो फिर अपना सुरेश क्या चीज़ है? अरे हाँ, खूब याद आई उसकी भी। देखूं तो जरा, सुरेश कर क्या रहा है मेरे गुजर जाने के बाद? अरे, अभी तक रसोई के सामने बैठा बिसूर रहा है। ये भी नहीं समझता कि इंसान को एक न एक दिन तो गुजरना ही होता है। ये तो बस इत्तेफाक है कि पहले मैं ही चल दी इसे छोड़कर। कोई पूछे तो जरा, जिस तरह से बैठा हुआ है सारे काम धंधे छोड़कर, मैं होती इसकी जगह तो क्या बैठी रह सकती थी? कब तक बैठ पाती? बच्चे जीने देते इस तरह बैठी रहने पर? 4 दिनों में ही बोझ लगने लगती मैं उन्हें। आखिर औरत की जून होती किस लिए है? जीते जी मरते रहो और मर भी जाओ तो ढंग से मुक्त न हो पाओ। ये भी कोई बात हुई भला? बड़ा न्याय करने वाला बनता है ऊपर वाला। भाड़ में जाए उसका न्याय और वो। जिंदगी भर इन लोगों को समझाती रही कि भाई थोड़ा बहुत तुम लोग भी अपने हाथ पैर हिला लिया करो, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी अपनी चीजें ही सही जगह पर रख संभाल लिया करो, ताकि कुछ काम तो कम हो जाए मेरा। लेकिन नहीं साहब, न बाप ने कभी कान दिए होंगे और न बेटों ने सुनने की जहमत उठाई। जैसे सुनकर भी न सुनने की कसम खा रखी हो। लेकिन बच्चू, अब सब समझ में आ जाएगा महीने भर में ही। अब कोई बात बात में मैं थोड़े ही चली आऊंगी अपने काम धंधे छोड़कर। अब गया वो हुक्म बजाने का समय। होता है तो करो, नहीं तो मरते रहो। तुम जानो और जाने तुम्हारा काम। ओहो, मैं भी क्या ये सब सोचने बैठ गई। मैं अब एक आज़ाद परिंदा हूँ। बेवजह हलकान हो जाने वाली अपनी पुरानी आदत से छुटकारा पाना होगा मुझे। ठीक है कि तमाम उम्र मैं अपने होने के एहसास से ही कटी रही। जो कुछ भी थी, या तो अपने सुरेश के लिए या फिर बच्चों के लिए, पूरी तरह से समर्पिता मिसेस शुक्ला। कभी रसोई, कभी कमरे, कभी सीढ़ियाँ तो कभी छत। घर का कोई न कोई हिस्सा मुझे हर घड़ी पुकारता ही तो रहता था। छवि, मेरी कमीज कहाँ रख दी यार? अम्मा, मेरी फीस निकाल कर रख दी कि नहीं? मम्मा, तुम टीवी देखने बैठ जाओगी तो मुझे खाना कौन देगा? एक फरमाइश पूरी होती तो दूसरी सर उठा लेती फौरन ही। मजाल है कि पल भर को भी चैन नसीब हो जाए। सोचती ही तो रह जाती थी वो कि कब एक एक कर ये लोग घर से बाहर निकलें तो घड़ी भर को आराम कर लूं। लेकिन वो भी हो कहाँ पाता था। कभी बाथरूम साफ करना है तो कभी फूल तुलसी में पानी देना, कभी कपड़े बर्तन धोने भिगोने हैं तो कभी घर भर में फैला पड़ा सामान सहेज कर रखना है। सारा वक्त कैसे उड़नछू हो जाता पता ही न चलता। कमर सीधी किए मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि दरवाजे पर कोई न कोई आ धमकेगा। लो, कर लो आराम।
ऐसा नहीं है कि सुरेश ने कभी उसके बारे में सोचा ही न हो। जब तब कोशिश तो उसकी रहती ही थी कि घर के कामकाज में हाथ बटा दे, लेकिन कितनी। दो एक दिन अगर हाथ बटा भी दिया तो फिर महीने भर उसे ही सुनाते भी रहते। ये भी कोई बात हुई भला? सुबह सुबह किसी रोज जल्दी उठ चुपके से रात के बर्तन ही साफ करने लग जाएंगे। बहुत हुआ तो छुट्टी के दिन दाल चावल बनाकर पूरी की पूरी रसोई ऐसे फैला के रख देंगे कि फिर समेटते रहो घंटे भर तक। घर के काम में सहयोग का ये मतलब होता है क्या? अखबार पढ़ा तो फिर एक पेज यहाँ पढ़ा मिलेगा और दूसरा वहाँ। जूते उतारे तो मोजे कहीं भी उछाल दिए। लंच बॉक्स मांगो नहीं तो ऑफिस बैग में ही पड़ा रहेगा। घड़ी कहीं तो मोबाइल कहीं, और चश्मा उतार कर ऐसे रख छोड़ेंगे जैसे अब ताज़िंदगी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब चाहिए होगा तो चिल्लाने लगेंगे, अरे यार छवि, मेरा चश्मा नहीं दिख रहा कहीं। याद न दिलाओ तो जनाब ऑफिस जाते वक्त मोबाइल तक साथ न ले जाएं। और ऑफिस जाते वक्त तो माना कि भाई जल्दबाजी में ऐसा हुआ, लेकिन घर पर छुट्टी के दिन ही कौन बड़े सलीके से रहते हैं। अरे भाई, कौन कहता है कि किताबें मत पढ़ो? पढ़ो लिखो सब कुछ करो, लेकिन अगर फिर चीज़ें जगह पर नहीं रखोगे तो मेरा काम तो और बढ़ गया ना। लापरवाही में न बाप कम है न बेटे। नीचे की तरफ देखकर ये सब क्या सोचे जा रही है तू? अरे अब वो तेरा बीत गया वक्त है, वहां अब कुछ नहीं। अब जो कुछ भी है सब यही है तेरा, ये अच्छी तरह से समझ ले। अरे ये कोई धरती थोड़ी है। आवाज कानों में पड़ी तो छवि को होश आया। अरे हाँ, अब मुझे उस सब से क्या, लेकिन यहां मैं किसी को जानती बूझती भी तो नहीं। इधर उसने सोचा और उधर आवाज फिर उभर आई। तू जाने या न जाने, यहां जो कुछ भी हैं सब जानेंगे तुझे। और ये ऐसी असुरक्षित दुनिया भी नहीं है कि मासूम बच्चों तक से बलात्कार हो जाए। यहां कोई मन चला नहीं कि तेरे पीछे लग जाएगा। बस ये समझ ले कि अब यहीं की होकर रहना है तुझे। खुलकर घूम फिर आनंद से और पिछला सब बिसरा दे। सुनते ही छवि अपने में लौटी। अरे हाँ, ये कोई वो दुनिया थोड़ी है। मैं तो अब अपनी उस दुनिया से एकदम परे हूं ना। उसने खुद से बेआवाज ही कहा, और फिर उस अचीनी आवाज का शुक्रिया अदा किया ही था कि तुरंत उसने टोक दिया। सुन, ये औपचारिकताएं यहाँ किसी काम की नहीं है। यहाँ जो कुछ करना होता है बगैर किसी दबाव या बोझ के। मैंने तो तुझे याद दिलाना सिर्फ इसलिए ठीक समझा कि ऐसी बहुतेरी आत्माएं होती हैं जो मुक्त होकर भी खुद के मुक्त हो जाने का एहसास नहीं कर पाती। जब देखो तब बेवजह अपनी बीती जिंदगी में झांकती रहती हैं। छवि का बहुत मन हुआ कि उससे ज़रा पूछकर तो देखे कि उसे मरे हुए कितना वक्त हो गया होगा, लेकिन फिर वो याद करने की कोशिश में लग गई कि खुद उसे गुजरे कितना अरसा हो गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो कामयाब नहीं हुई तो उसने एक खासी लंबी उड़ान भरी और फिर भीमबेटका की गुफाओं के ऊपर से होती हुई अपने उस पुराने शहर में जा पहुंची जहां कभी उसने जन्म लिया था। जाने क्या तो नाम था उस शहर का। लो, तो अब ये हालत हो गई कि जिस शहर में उसकी जान बसती थी अब उसका नाम तक भूल गई। ये वही शहर तो था जहाँ कभी अम्मा थी, बाबू थे और वो भाई था जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, और झगड़े भी। उड़ते उड़ते वो उस शहर तक तो आ पहुंची थी, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर था जो नहीं होना चाहिए था। कुछ कुछ नज़र भी आ रहा था, लेकिन लोग
शहर के वो लोग कहाँ चले गए जिन्हें वो जानती पहचानती थी? नजर आने वाले तो सब के सब अपरिचित चेहरे हैं। हैरानी में उसकी आंखों ने चौड़ा होना शुरू किया तो फुटबॉल के आकार में वो फैल गई। हाँ, अब कुछ ठीक ठीक नजर आने लगा है। ये रहा गांधी मैदान, जिसमें वो गणेश उत्सव देखने अम्मा के साथ खुशी खुशी जाया करती थी। यही है वो जगह जहाँ एक बार हॉकी का मैच देखने वो अकेले ही भग गई थी। कैसी पिटाई हुई थी उस रोज लौटकर उसकी। लड़की जात ऐसे कहीं मैच देखने जाती है भला? तब वो समझ ही नहीं पाई थी कि मैच देखने जाने में लड़की पर ये पाबंदी क्यों। और वो जेम्स कॉलेज कहाँ चला गया, जहाँ वो क्रिसमस पर कई कई दिन जाकर रोशनी और सजावट देखकर खुश होती थी। कहाँ होगी वो कन्या पाठशाला, जहाँ वो भाई की उंगली थामे बस्ता लटकाए नीली फ्रॉक पहनकर जाया करती थी। कौन जाने कहाँ होंगी वो रजनी बहन जी, जिन्होंने एक बार घर आकर ही बाबू से शिकायत कर डाली थी, मुंशी जी बिटिया पर ध्यान दिया करो ज़रा, आजकल स्कूल से दिया गया काम करके नहीं ला रही है। बाप रे, कितनी खूंखार लगती थी गुस्से में। उस दिन के बाद क्या मजाल कि उनका दिया काम पूरा करके न ले गई हों। हर जगह ये मॉल और ये बड़ी बड़ी दुकानें ही क्यों नजर आ रही हैं? अपना वो पुराना बाजार कहाँ बिला गया? हमारे समय में तो वहाँ भी कोई ढंग की चीज़ कहाँ मिल पाती थी। कभी कुछ खास मंगाना हो तो छक्कू भैया की चिरौरी करनी पड़ती थी। वो हर रोज़ भोपाल अप डाउन जो किया करते थे वहीं से ला देते। ये क्या किस्सा लेके बैठ गई? अरे जब पुराना बाजार ही नजर नहीं आ रहा तो अपना घर क्या खाक दिखेगा? अरे ये क्या, लोग भारत टाकीज से पीठ पर बोरियां लादे कैसे निकले जा रहे हैं? क्या अब फिल्में नहीं दिखाई जाती वहां? और उसके ठीक सामने जो चौहान मामा का घर था वहां, और उसके पीछे वाला मंदिर, और मंदिर के पीछे वाली वो गली जहां रहती थी सविता चौरसिया। कितना कुछ छूट जाता है पीछे एक ही जिंदगी में। जब जीते जी ही अपने शहर जाना न हो पाया तरीके से, तो फिर मरने के बाद क्या खाक समझ आएगा? औरत की दुनिया का उसकी जिंदगी बदलते ही छूटते चले जाना बड़ी आम बात है। वही जब नहीं सोच पाती इस बारे में ठहर कर, तो फिर दूसरों को क्या पड़ी है। शादी के बाद छवि शर्मा ये तक भुला बैठी थी कि उसका पूरा नाम क्या हुआ करता था पहले। जिसे देखो वही उसे मिसेस शुक्ला कहकर पुकारता रहता था। बस एक सुरेश ही थे जो कभी प्यार से तो कभी गुस्से से छवि या छविया कहकर बुलाते। धीरे धीरे तो फिर वो खुद ही ये भुला चुकी थी कि कभी वो मिस शर्मा या छवि शर्मा हुआ करती थी। मिस शर्मा भी वो तब बनी थी जब उसकी टीचिंग जॉब शुरू हुई थी। अपने छोटे से शहर से खासी दूर एक अजानी जगह में जैसे एकाएक वो छवि से मिस शर्मा में बदल गई थी। स्कूल की तमाम अध्यापिकाएं, अध्यापक, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ तक कि प्रिंसिपल गुप्ता भी उसे मिस शर्मा ही कहते थे। वो संबोधन शायद दुबे ने उसे जॉइनिंग डेट से ही थमा दिया था। ऑफिस में बैठकर मुस्करा ही तो दिया था। तो मिस शर्मा, आज से आप हमारे स्कूल के स्टाफ में शामिल हो गई। कैसी उजाड़ जगह थी वो, लेकिन छवि खुश थी कि वहाँ वो जो कुछ भी है अपने दम पर है। मिस शर्मा और अपने क्लोज फ्रेंड के बीच छवि भी। वहाँ न तो वो रमेश की बहन है,
न मुंशी की बिटिया। ज्वाइन करते ही वो इस एहसास से भर उठी थी कि वो है और उसके अपने होने की एक पहचान है, एकदम अलग। उसे बनाए रखने में उसे जो खुशी मिलती वो उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करती कि इससे पहले ऐसा संभव ही नहीं था। अपने शहर में वो कभी एक बहन होती या बेटी, कभी बुआ होती तो कभी मौसी, जिसे हरदम ऐसे काम निपटाने होते थे जिन्हें कर तो कोई भी सकता था, लेकिन अगर वो मौजूद है तो फिर किसी दूसरे की ज़रूरत समझी ही नहीं जाती थी। अपने जैसे घर की बेटी होने का यही अर्थ समझ पाई थी वो। मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ, तू खाना बना लीजो। ये अम्मा होती। अरे बिटिया, ठाकुर साहब आए हैं, ज़रा पानी की टुकनियाँ तो उठा ला। बैठक में बैठे बाबू कहते, देख छवि, तू मेरा खाना ढक कर रख देना, खाने पर मेरा इंतज़ार मत करती रहना, मुझे देर हो सकती है, तू खाना खा लेना। ये भैया की आवाज़ होती। इन आवाज़ों से फुर्सत पा किसी तरह बस किताब खोल के बैठी ही होगी कि बंतु मौसी आ धमकेंगी। अरे छबिया, कहाँ है तेरी अम्मा? इधर से गुजर रही थी तो सोचा चलो देखती चलूं। ला बिटिया, एक गिलास पानी तो पिला दे जरा। बस अब समझ लो हो चुकी पढ़ाई। अम्मा के लौटने तक बैठी हैं तो फिर बैठी ही रहेंगी मौसी। घर पहुंचकर करना भी क्या है उन्हें? भौजी हैं ना, सारे काम धंधे संभाल रखती हैं। मौसी हैं तो फिर नर्मदा भैया की परिक्रमा के किस्से न हो, ये कैसे हो सकता है? 1000 जगह सुन लिए गए किस्से कोई सुना रहा हो तो चलो सुनो भी, लेकिन यहाँ तो सुनने वाला भी वही और सुनाने वाला भी। मायके में हो बेटी तो घर उसे ऐसे उलझाए रखता है कि फिर उस जैसी तमाम बेटियां उससे मुक्ति के सपने देखने लगती हैं। रायपुर में सेंट्रल स्कूल ज्वाइन करने का लेटर मिलते वक्त शायद उसकी खुशी का एक कारण ये भी था। वो खुश थी, लेकिन घर फुसफुसा रहा था। अभी तो खैर जाने दो इसे, लेकिन अब देरी मत करो, लड़की जात है, जल्दी से जल्दी हाथ पीले हो जाएं तो हम भी निशा खाते रहो। जमाना वैसे ही खराब चल रहा है। उसे मालूम ही होता तो क्या वो भाई के एक बार कहने पर ही छुट्टी लेकर फौरन घर चली आती? भाई ने स्कूल के ऑफिस में फ़ोन कर उसे संदेशा दिया था, दिल्ली चलना है, दीदी ने बुलाया है, तूने दिल्ली देखी भी नहीं है, 4-6 दिन को हो आएंगे। एक तो वो दुबे के सामने फ़ोन पर भाई से न अपनी बात कह पाई, दूसरे भाई का लहजा कुछ ऐसा था जिसमें चलना है का निर्देश कुछ ज़्यादा ही झलक रहा था। वैसे भी उसकी आदत ही थी कि अपनी बात मनवाने के लिए वो ऐसे तर्क गढ़ लेता कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाती। भाई उसे दीदी के घर दिल्ली ले ही आया था। दिल्ली तो खैर क्या घूमनी थी, जब देखो तब वो दोनों उसके ही बारे में गिटपिट करते रहते। तीसरे रोज ही अचानक सुरेश दीदी के घर चला आया था। दरवाज़ा तब उसी ने खोला था। उसे खड़ा देख जाने कैसे मुंह से निकल गया था, कहिए किससे मिलना है आप? उसने विस्मय से पूछा था और भीतर की तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा था, अरे संजू दीदी, कहाँ हैं आप लोग भाई? और दरवाजे पर ये कैसी द्वारपाल खड़ी कर दी है? ये तो मेरी एंट्री ही रोके दे रही है। संजू अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गया है। वो वाक्य पूरा भी कहाँ कर पाई थी
कि भाई चला आया। अरे सुरेश, तुम कब आए भाई? आओ ना, आओ आओ। बस तब से सुरेश भीतर क्या आया, उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा ही बन गया। उसे अच्छी तरह से याद है, दिन भर इधर उधर की बातें होती रही थीं और शाम को दीदी ने उसे सुरेश के साथ कनॉट प्लेस घूमने भेज दिया। भेज तो दिया, लेकिन एक अजनबी के साथ इस तरह जाते हुए उसकी जान ही निकली जा रही थी। आश्वस्ति के लिए दीदी का कहा बस एक वाक्य ही साथ लगा था, सुरेश हमारे घर के सदस्य जैसा है, तुम इसके साथ इत्मीनान से घूमने जा सकती हो। रास्ते भर खामोशी तो रही थी वो। बस से उतरते ही चुप्पी सुरेश को तोड़नी पड़ी थी। डरा ही तो दिया था सुरेश ने। तुम इस तरह चुप चुप चलोगी ना तो कहीं कोई पुलिस वाला पकड़ ही न ले हमें। आजकल यहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग के केस खूब हो रहे हैं ना। इसके बाद पता नहीं कब वो दोनों संवाद में उतर गए थे। रीगल, जनपद, बाबा खड़क सिंह मार्ग, हनुमान मंदिर और आसपास का बाजार देखकर दंग ही तो रह गई थी वो। ऐसे आखिर कितना सामान खरीदते हैं दिल्ली में लोग, जिसे देखो वही बैग भर भर के लिए जा रहा है, जैसे सब मुफ्त में बट रहा हो। भीड़ ऐसी कि खुद के गुम हो जाने का खतरा अलग महसूस हो रहा था। सुरेश अचानक कुछ तेज चलने लगता तो उसे दौड़ ही लगानी पड़ जाती। आखिर परेशान होकर उसने कह ही तो दिया था, जरा धीरे नहीं चल सकते क्या? धीरे? अरे धीरे चलना मना है यहां। मैडम, दिल्ली आकर अगर आप धीमा चलने की कोशिश भी करेंगी ना तो आपको लोग धकियाकर तेज चलने पर मजबूर कर देंगे। सुरेश ने बहुत थोड़े में शहर का चरित्र उजागर कर दिया था। घर पहुंचने पर जब उसने दीदी से पूछा था, क्यों दीदी, यहां क्या आजकल लड़कियों की किडनैपिंग बहुत हो रही है और धीरे चलना क्यों मना है? तो जवाब में दीदी मुस्कुरा दी थी। ये सब जरूर सुरेश ने कहा होगा, इसका तो काम ही है डराना। अरे ये सब तू छोड़, ये बता कि ये लड़का तुझे लगा कैसा? भाई का दिल्ली घुमाने का प्रयोजन अब कुछ कुछ समझ रही थी वो। उसे हर वक्त यही लगी रहती थी कि कैसे जल्दी से जल्दी छवि की शादी हो जाए। दीदी की तरह ही शायद भाई ने भी सुरेश से उसके बारे में जान समझ लिया था। यही तो होता आया था, यही होना था। सुरेश उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। नहीं, ये वाक्य गलत है शायद। होना इसे इस तरह से चाहिए, वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। पहले सामान्य और फिर अनिवार्य। अनिवार्य बनने की एक अदृश्य शर्त ये थी कि वो अब एक सिरे से भूल ही जाती कि वो अब छवि या मिस शर्मा नहीं रही, मिसेस शुक्ला हो गई है। छवि तो कभी कभार ही सुरेश के मुंह से उसे सुनने को मिल पाता था। सुनो, अरे यार तुम, आदि से ही काम चला लेता था वो। और मिस शर्मा तो उस सेंट्रल स्कूल में ही छूट गई थी जहां से रिजाइन करके उसे दिल्ली आना पड़ा था। उस वक्त सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया था जैसे उसे कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करना हो। यहाँ तक कि उसे स्कूल की सोसाइटी और बैंक अकाउंट तक का हिसाब किताब देखने का वक्त नहीं मिला था। उसका रेजिग्नेशन स्वीकार करने से पहले प्रिंसिपल गुप्ता ने कितना समझाया था उसे। तब उसे सचमुच लगा था कि गुप्ता कितना सीरियस था। देखो मिसेस शर्मा, सॉरी मिसेस शुक्ला, जॉब छोड़ने का फैसला इतनी जल्दबाजी में मत करो।
पहले तुम आराम से कुछ महीने की छुट्टी लेकर दिल्ली चली जाओ, अपनी नई दुनिया को ठीक से देख समझ लो। उसके बाद ठंडे दिमाग से जैसा ठीक समझो फैसला कर डालना। लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि ऐसी जॉब आसानी से हाथ नहीं आती। लेकिन उस वक्त जाने कैसा जादू छाया था उस पर सुरेश के बुलावे का कि हर वक्त फोन पर कहे उसके शब्द ही बजते रहते उसके दिमाग में। तुम बस सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां चली आओ फौरन, मैं सब संभाल लूंगा। अपने शहर के बाद रायपुर खुद उसकी चुनी एक दुनिया थी, लेकिन खुद ही वो उसे छोड़ आई थी। ऐसा गड्ढमड्ढ हुआ कि वो ये समझ ही न सकी कि कब अपने ही शहर के लोगों के बीच वो दिल्ली वाली हो गई थी। शुरू शुरू में तो भाई के पत्र थोड़े अंतराल के बाद आते रहते थे और कभी कभार फोन भी। लेकिन फिर पड़ोस के सक्सेना साहब के यहाँ जाकर उसकी कॉल रिसीव करने की फजीहत से बचने के लिए उसने भाई को खुद ही फोन करने से मना कर दिया था। भाई, फोन तो तभी ठीक रहता है ना जब अपने घर लगा हो। उन दिनों कोई आज जैसा तो था नहीं कि हर किसी के हाथ में अपने अपने मोबाइल आ गए हों। वो लैंडलाइन का ज़माना था और जिसके यहाँ होता उसकी अपनी ठसक रहती। पहले तो फोन आने बंद हुए, फिर भाई के पत्र भी कुछ सुस्त चाल से आने लगे। दिल्ली वाली फिर सचमुच दिल्ली की होकर रह गई। जयपुर से दिल्ली घूमने आई दो एक टीचर्स ने कभी मिलने मिलाने का संदेश जरूर भेजा, पर मिल नहीं पाई। कौन जाने वो भी उसी की तरह अपनी अपनी जिंदगी की अधिकारी न रह गई हूं। हाँ, अकेले में बैठी छवि अपने आप से ये जरूर पूछ लेती कि अगर नौकरी करने ही नहीं देनी थी तो फिर सुरेश वर्किंग लड़की से शादी की जिद क्यों ठाने बैठा था। सोचते सोचते जब वो थक जाती तो फिर इसी नतीजे पर पहुंच जाती कि मर्दों की दुनिया के कुछ रहस्य औरत शायद कभी नहीं समझ सकती। उसकी सोच की दिशा मुड़ती तो फिर वो यही सोचती चली जाती कि सबसे ज्यादा कुर्बानी औरत को ही क्यों देनी पड़ती है घर चलाने के नाम पर। देखो, अगर तुम इस तरह अपनी बीती जिंदगी में ही खोई रहोगी ना, तो ये समझ लो कि इस नायाब मौके का फायदा कभी नहीं उठा सकोगी। ये वही बुजुर्ग आवाज थी जिसमें निश्चलता उमड़ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया एक पकी दाढ़ी वाला बूढ़ा ठीक पीछे खड़ा था। जाने वो कोई मानव आकृति थी या रुई के बादल जैसी कोई चीज, ये तय कर पाना मुश्किल था। और खड़ा भी कहाँ था, वो तैर रहा था। जमीन जैसा तो कुछ था ही नहीं जिस पर पैर टिकाए जा सकते। इसके साथ ही उसने खुद भी महसूस किया कि वो भी कहाँ टिका पा रही है अपने पैर। तभी उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई तो हैरान रह गई। पैर कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, बस एक पूंछ सी थी जो हवा में लहरा रही थी, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। उसे मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही होगी भला। इधर उसने सोचा और उधर वो ताड़ गया। जान पहचान का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, सब एक दूसरे के लिए हैं और कोई यहाँ किसी के लिए कुछ खास नहीं है। तुम शायद अपनी पुरानी चादर के असर से बाहर नहीं आ पाई हो, जबकि अब ये वही दिन आ गए हैं कभी जिनके इंतजार में तुम कहा करती थी, ईश्वर अब तो तुम बस मुक्ति दे ही दो। तुम्हारे दिए इस जीवन से आजिज आ चुकी हूं मैं।
बात उसकी 100% सही थी। ये वही वाक्य तो था जो झुंझलाहट में अक्सर उसके मुंह से खुद बाहर आ जाता था। लेकिन ये सब इसे कैसे पता चल गया? वो सोच विचार कर ही रही थी कि झक्क सफेद दाढ़ी के बीच उसके 2 गुलाबी होंठ हिले। इस बार स्वर में समझाने वाली मुलामियत शामिल थी। यहां किसी से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, बशर्ते हम अपने अतीत को भुलाकर इस निस्सीम का ही एक हिस्सा न बन जाएं। अब अगर कोई मुझसे ही पूछ बैठे कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूं, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। कुछ याद ही नहीं है मुझे। बस इतना जानता हूं कि जब जहां हूं वहीं का हूं और वहीं घूमते रहना है मुझे, इसी प्रकृति का एक हिस्सा होकर। इसीलिए कभी मैं हवा हो जाता हूं, कभी बादल, तो कभी एक साकार शरीर। लेकिन मेरे अंतर मन में कभी कुछ घटता है तो यहां हर किसी को खबर हो जाती है। तुम भी यहां हो और मैं भी यही हूं। लेकिन हम में भिन्नता यही है कि मैं अपना पिछला सब बिसरा चुका हूं। जब तुम भी मेरी तरह हो जाओगी ना, तब तुम भी इस निर्दोष प्रकृति का एक हिस्सा बन जाओगी। उसने आवाज की तरफ कृतज्ञता से देखना चाहा तो पाया कि वो एक दूसरी ही आकृति में बादल का एक टुकड़ा बना किसी दूसरी दिशा में बढ़ लिया है। ऐसे क्या अचानक कोई अपने अतीत से कट सकता है? उसने सोचा। और फिर जाने क्या हुआ कि वो उसी में झांकने लगी। नहीं, ये मेरा अतीत नहीं, उसने खुद से कहा और फिर पहचानने की कोशिश की। हाँ, ये उसी का घर तो है। उसके बाद माहौल कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, लेकिन बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सुरेश बेमन से अखबार पर नजर दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा बेटा उसके पास चाय रख गया है। छोटा शायद दूध लेने जा रहा है। क्या तो नाम था उसका? उसे ये क्या होता जा रहा है? अपने ही बेटे का नाम भूल जाऊंगी मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उसे विस्मृति दोष तो शुरू नहीं हो गया है? ऐसा लगता है अब वो अपने अतीत से कटना शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर सुरेश का नाम कैसे याद है उसे? और बाहर के कमरे में बैठा इतनी देर से वो कर क्या रहा है? अखबार उसके सामने खुला पड़ा है, लेकिन दीवार के ऊपर की तरफ नजरें टिकाए जाने क्या देखे जा रहा है क्या उधर? जरा देखे तो सही। उसने कमरे को पहचानने की कोशिश की तो गड़बड़ा गई। वहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो पहले उसका देखा हुआ हो, सुरेश के सिवा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक औरत की तस्वीर पर चली गई। उसने सोचा, पहले तो हमारे घर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी, और ये माला क्यों इसके गले में डाल रखी होगी भला? पता नहीं माला फ्रेम के भीतर है या बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, और जो हो, कम से कम शक्ल तो पहचान में आनी चाहिए। ओहो, कहीं ये मेरी ही तस्वीर तो नहीं? उसने गौर से देखा तो पाया कि सुरेश दीवार पर उस तस्वीर को ही निहारे जा रहा है। लेकिन ये तो उसकी आदत में शामिल ही नहीं था। पहले क्या मजाल कि अखबार सामने हो और उसकी नज़र इधर से उधर हो जाए, और तो और वो भी कुछ कह रही हो तो हाँ हूँ मैं ही जवाब देकर ऐसा जताता था जैसे किसी दूसरे लोक में बैठा हो। जाने कितनी बार तो इसी बात को लेकर कहासुनी तक हो जाती थी उनमें, और कभी कभी तो
ठीक उल्टा भी हो जाता। ऐसे में जब वो बड़े मन से उससे कुछ कहना चाहती तो सुरेश बीच में ही बोल पड़ता। उसका उत्साह स्वर में भरा होता। छवि, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ के साथ ही सुरेश की बात चल निकलती। उसकी बात का दम घुटा का घुटा रह जाता। बात ही नहीं, कभी कभी तो उसे लगने लगा था कि उसके बोलने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, जैसे उसकी आवाज को घुटते रह जाने पर मजबूर किया जा रहा हो। वो अक्सर सुरेश से बड़े बेटे को लेकर कुछ गंभीर बात करना चाहती और वो उसे बीच में ही टोक देता। सुनो छवि, तुम मेरा आज लंच तैयार मत करना, मुझे आज कहीं और जाना है। जबकि सच्चाई ये होती कि उसका बड़े बेटे को लेकर बात करना बड़ा ज़रूरी होता, लेकिन बात न हो पाने की वजह से वो एक अनचाहे दबाव में बनी रहती। ऐसे में अक्सर उसे लगने लगता कि शायद उसकी तरह दुनिया की हर औरत किसी न किसी दबाव में ही जीती मरती रहती है। अचानक उसे लगने लगा जैसे उसकी नज़र कुछ धुंधली पड़ने लगी। आंखों के आगे जैसे कोई धुएं का गोला सा उभरता जा रहा हो। लगा वो गोला तेजी से घूमता हुआ कहीं दूर होता जा रहा है। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो गोला नीचे की ओर बढ़ रहा है या वही ऊपर उठती चली जा रही है। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर घुलता चला जा रहा है वायुमंडल में, और अब वो एक बादल हो गई है, भारहीन। तो क्या अब वो पृथ्वी और आकाश के उस हिस्से से अलग हो रही है जहां से दोनों तरफ बराबर नजर रखी जा सकती है? उसे लग रहा है शायद वो सफेद दाढ़ी वाला उस वक्त ठीक ही कह रहा था। क्या यहां आकर उसकी जुबान भी साथ छोड़ रही है जिसमें वो बाकायदा बातचीत किया करती थी? ये क्या भूकंप और आकाश में मैं इतनी जोर जोर से क्यों हिलने लगी हूं? नहीं नहीं, शायद पूरा आकाश ही डोल रहा है। 8:30 बज चुके हैं मैडम, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? सुरेश की आवाज यहां कैसे सुनाई देने लगी? अरे मैं हूं अभी। हाँ, ये मैं ही तो हूं। उसने खुद से बेआवाज आंखें मलते हुए कहा है। उठते उठते उसे धुंधली नजर में सुरेश का चेहरा नजर आ रहा है। बिस्तर पर उठंग हुए ही उसने पास खड़े सुरेश को गले लगा लिया है। सुरेश उसकी यह हरकत देखकर हैरान है और वो कह रही है, पता है आज मैंने कैसा सपना देखा? क्या देखा? मैं खत्म हो चुकी हूं और तुम लोग? क्या हम लोग क्या दुखी हैं, रो रहे हैं, यही ना? ये कौन सी नई चाल देख ली तुमने? अरे जब होगा तब होगा, और तुम क्या जानो, पहले मैं ही। तुम्हें पता भी है मैंने वो सपने के विस्तार में जाना चाहती थी, लेकिन सुरेश कुछ बोलने दे तब ना। उसने बीच में ही उसकी बात लपक ली। ये असल में हमारे भीतर बैठी सोच है मैडम। हम अपने ही भय से कभी मुक्त नहीं हो पाते। वो जानती है कि सुरेश बोलने पर आ जाए तो फिर पूरी तरह समझाकर ही मानता है। जैसे ही वो पलंग पर उसके बगल में बैठने लगा, उसका मन हुआ कि काश वो उसे भी वो सब दिखा पाती जिससे गुजरकर अभी अभी उसने आंखें खोली हैं। लेकिन सुरेश तो अपनी रौ में है। देखो, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोच सोच के हैरान होने से क्या मिलेगा? अरे जो है सामने उसे पूरी तरह से जियो ना। इस जीवन के परे क्या है और क्या नहीं, इस पर बेवजह दिमाग उलझाने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अपने वर्तमान को भविष्य की गुत्थियों में उलझा कर कहाँ ये सपना देखने लग गई यार। लो चाय पियो,
और फ्रेश हो जाओ। स्टूल से उठाकर चाय पकड़ाते वक्त उसे लगा जैसे सुरेश के हाथ कांप रहे हैं। तुम्हारे हाथ आज कांप क्यों रहे हैं? उसने पूछा। अरे यार, छुट्टी के खुशनुमा दिन सुबह सुबह ऐसा सपना देखने की बात करोगी और सोचोगी कि हमारे हाथ भी न कांपें। कहते हुए सुरेश ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी और हथेलियां रगड़ते हुए बोला, देख नहीं रही हो कितनी ठंड है आज? अच्छा, जरा सच सच बताना, मैं न रही तो? क्या बताऊं? जो नहीं है उस पर मैं बात करके अपना और तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, और फिर कभी मुझे ऐसा वाहियात सपना सुनाने की कोशिश भी मत करना। पता नहीं सुरेश का स्वर प्यार में भर्रा गया है या घबराहट में। वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया है, हाथ में कप थामे अकेली बैठी रह गई है छवि। नीचे उतरकर उसने नजर दौड़ाई। पूरा घर बिखरा पड़ा है। नाश्ता भी तो तैयार करना होगा। लो, सुरेश तो पूरे पलंग पर ही अपने कागज पत्तर फैलाए बैठे हैं। इस वक्त तो अब उन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अरे हाँ, याद हो आया, कल कह तो रहे थे कि विमेन डिस्कोर्स पर एक पेपर लिखना है उन्हें। यानी आज उनकी हिदायत याद रखनी होगी। कोई भी आए तो कह देना घर पर नहीं हूं। समझ लो कि सुरेश के अज्ञातवास की सेवा और बढ़ गई। बच्चों पर भी नजर रखनी होगी, कहीं किसी से बेध्यानी में कुछ कह सुन न दें। एक बार सुरेश कितना गुस्सा गए थे जब उनके अज्ञातवास पर होने के बावजूद छोटा बेटा किसी अनजान को उनसे मिलवाने सीधे छत पर ही ले गया था। वो बस 2 मिनट के लिए ही तो गई होगी सामने वाले शर्मा जी के यहाँ। इसी बीच जाने कौन आधम का था। गलती वैसे छोटे की भी कहाँ थी। जिस वक्त अज्ञातवास की घोषणा हुई थी वो सो ही रहा था। वो घर पर होती तो बैल बजते ही सचेत हो जाती। खैर, अब जो भी हुआ सो हुआ। फिलहाल सच तो ये है कि अज्ञातवास तो सुरेश का है और बंधक बने घर पर हम बैठे रहे। सोचते सोचते छवि उस शुरुआती स्थिति तक आ पहुंची थी। पता नहीं कब से शुरू हुआ होगा ये सिलसिला कि जो कहे पुरुष सो करे स्त्री। कोई प्रश्न नहीं, बस जी हुजूरी चलती रहे। तो आज उसी का दिन है। खामोश रहकर करना है सारा कामकाज। अव्वल तो सुरेश को छेड़ना ही नहीं है। कभी बहुत ज़रूरी हो तो पास जाकर ही बात कराओ, काम बराबर। हमें हर हाल में सावधान रहना होगा। खुद भले ही सुरेश बेध्यानी में शोर मचाते हुए बाहर निकल आए, ऐसे में पूरे घर की पोजीशन कितनी खराब हो जाती है। उस दिन की ही देख लो। गली में खड़े मिश्रा जी पूछ ही रहे थे, सुरेश जी हैं क्या? और उसके नहीं भाई साहब, कहीं निकले हुए हैं सुबह से ही। कहते ही सुरेश अचानक छोटे को आवाज़ देने लगे थे छत से। वो तो गनीमत थी कि कान की मशीन न लगी होने की वजह से बेचारे मिश्रा जी कुछ समझ ही न पाए थे। 1 सेकंड में सारा सीन चौपट करके रख देते हैं सुरेश। आज दिन भर इनकी चौकसी तो करनी ही होगी। घर का काम काज है सो अलग। पराठे बनाने के लिए मूली घिसती हुई छवि सोच रही है, सुरेश अगर आज मेरा सपना ही ध्यान से सुन लेते तो वो उनके पेपर में ही कितना काम आ जाता। तब शायद वो समझ पाते कि उन जैसे पुरुषों के चलते औरत किस कदर बदलने पर मजबूर हो जाती है। कहने को तो वो घर की मालकिन होती है, लेकिन बनी उसकी चाकर ही रह जाती है। उसका मन हुआ वो कुछ देर के लिए अपने उसी सपने में लौट जाए।
इस गृह जंजाल से परे। जाने कब से वो रसोई के फर्श पर बैठी थी। चीज़ें उसके सामने बिखरी पड़ी थी, चीज़ें जिन्हें वो सुबह से शाम तक संभालती रहती है। कभी वो उन चीज़ों को देखती और कभी सपने में से निकले स्मृति दृश्यों में खो जाती। अचानक वो सोचने लगी, क्या इस सपने का कोई खास अर्थ है उसके लिए? वो सपने में मरी हुई थी या असल जिंदगी में? क्या उसके होने का कोई अर्थ नहीं रह गया है? अम्मा, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया क्या? ये शायद छोटे का स्वर है, लेकिन ये इतनी दूर से क्यों आ रहा है? लेकिन ये क्या, छोटा तो ठीक उसके सामने खड़ा है। क्यों, तुम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते क्या? जब देखो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। देख लेना, जिस रोज मैं नहीं रहूंगी तब पता चल जाएगा सबको। उसने पूरा जोर लगाकर कहना चाहा, लेकिन उसे लगा उसकी आवाज जैसे फर्श पर सामान के साथ ही कहीं बिखरी पड़ी है। काश वो उसे भी समेट पाती। उसने दोनों हाथों से अपनी आवाज को समेटने की खूब कोशिश की, लेकिन आवाज थी कि फिसल फिसल कर बिखरे चले जा रही थी। छोटा मां को बार बार हवा में कुछ समेटने की कोशिश करता देख हैरान था, लेकिन वो सोच रही थी कि अभी जाकर सुरेश के सामने खड़ी हो जाए। ये पेपर वेपर बाद में लिखते रहना, पहले मेरी आवाज तो रसोई से उठाकर ला दो। यहां पर कहानी पर विराम लगता है।